जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट के वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ें। सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो आधारभूत संरचना से मतलब जो है उन सिस्टम से है, उन सर्विसेज से है जो किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका मतलब है आर्थिक आधारभूत संरचनाएं, उसमें जो है वो सारी चीजें आती हैं जो किसी कंट्री को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है जरूरी होते हैं, जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, ब्रिजेस। ये सारी चीजें जो हैं किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं चीजों से जो है किसी देश में जो है आर्थिक परिवर्तन आता है, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि सामाजिक आधारभूत संरचनाएं। इसमें वो तत्व आते हैं जो किसी देश में जो है सोशल चेंज लेकर आते हैं, सोशल डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है। इसमें आते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स। राइट, चलिए आगे बढ़ें। अब सवाल उठता है कि टैक्सेशन किसे कहते हैं, यानी कराधान क्या है। तो टैक्स जो है जो जनता द्वारा जो है गवर्नमेंट को नेसेसरी तरीके से दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट इनकम पर लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत पर, जो विरासत में जो हमें अपने पेरेंट्स से जो सामान मिलता है, जो संपत्ति मिलती है, उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स बोलते हैं। ये जो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये जो हैं लोगों के बीच में जो इनकम और वेल्थ की जो है डिस्पैरिटी होती है, असमानता जो होती है, उसको दूर करते हैं, उसको कम करते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो उस पर जो है टैक्स ज्यादा लगता है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो उस पर टैक्स कम लगता है। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जनरली क्या होता है कि 2 से 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जैसे ही 3 से 5 लाख तक के हम टैक्स पे जाते हैं तो 10% लगता है। 5 से अगर हम 7 लाख की तरफ बढ़ते हैं तो 20% टैक्स लगता है। 7 से अगर हम 10 लाख की तरफ जाते हैं तो 30% या उससे ज़्यादा जो भी टैक्स होता है उस पर 30% लगता है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो इस तरह से जो बहुत ही गरीब है उस पर कोई टैक्स नहीं, जो थोड़ा ठीक ठाक है उस पर थोड़ा टैक्स, जो थोड़ा और अमीर है उस पर और टैक्स, और जो जितना अमीर है उस पर और ज़्यादा टैक्स। तो इस तरह से समाज में जो आय और धन की जो है क्या बोलते हैं असमानता होती है, जो इनकम और वेल्थ की जो है डिस्पैरिटी होती है, उसे डायरेक्ट टैक्स की से जो है कम किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स है जो कस्टमर गुड्स और सर्विस को जो वो यूज करते हैं उस पर जो है वो पे करते हैं। जो एग्जांपल के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या नाम देते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है कि जो हार्मफुल चीजें हैं उस पर जो है आप टैक्स बढ़ा सकते हो। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार ने जो है वो लिकर पर जो है, वाइन पर जो है, शराब पर जो है 70% तक जो है टैक्स बढ़ा दिया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है हमारे पास जो है ये फैसिलिटी होती है, हमारे पास ये सुविधा होती है कि हम जो है सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है हम टैक्स लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, यानी कि जनगणकीय लाभांश की जो है। इसमें समझने के लिए क्या है बच्चों कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके 2 पार्ट होते हैं। हमारी पॉपुलेशन के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं वर्किंग पीपल और एक होते हैं नॉन वर्किंग पीपल। तो जो वर्किंग पीपल जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कमाने वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, अर्नर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन वर्किंग होते हैं ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चे या बुजुर्ग। ठीक है, बच्चे या बुजुर्ग जो हैं वो जो हैं
इसमें आते हैं। तो ये लोग जो हैं इनके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए जो है जिस देश में वर्किंग लोगों की पॉपुलेशन नॉन वर्किंग लोगों से ज्यादा होती है, तो उस देश के पॉपुलेशन का वो फेज डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। और जिस टाइम में, जिस फेज में वर्किंग पॉपुलेशन की जनसंख्या नॉन वर्किंग या डिपेंडेंट लोगों से ज्यादा होती है, तो उस देश की जो है इनकम भी बढ़ती है, उनका नेशनल इनकम, उनकी जीडीपी जो है अपने आप बढ़ती है। और सौभाग्य से भारत जो है उसी फेज में है जहां पर जो है अर्नर लोगों की संख्या ज्यादा है, किनसे? डिपेंडेंट लोगों से। तो वर्किंग एज जो है वो कितनी है? 15 से 64 के बीच में, 15 साल से लेकर 64 साल के लोग जो हैं वो वर्किंग में आते हैं, वर्किंग एज में आते हैं। लेकिन 15 साल से नीचे और 64 साल 64 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं वो नॉन वर्किंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, हम जो है शेयर मार्केट की बात करते हैं। इस स्टॉक मार्केट को जो है कौन कंट्रोल करता है? सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो स्टॉक या शेयर क्या है? स्टॉक या जो शेयर जो होते हैं किसी कंपनी के ओनरशिप में जो है, जो हिस्सा जो होता है उसे हम शेयर कहते हैं। और जिनके पास शेयर होता है, जिनके पास उस कंपनी का जो है हिस्सा होता है, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें लाभांश यानी कि डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी को फायदा होगा तो डिविडेंड ज्यादा होगा, अगर कंपनी को नुकसान होगा तो डिविडेंड कम होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। एक्चुअली होता क्या है, जब कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म जो है डेप्ट लेते हैं और उस डेप्ट में वो क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि हम जो है स्पेसिफिक डेट तक जो है आपको जो है इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो बॉन्ड जो है वो क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है, जबकि जो शेयर जो होता है उसमें क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जब हम किसी कंपनी के बॉन्ड को परचेज करते हैं तो हमें उस कंपनी के मालिकाना ओनरशिप में कोई शेयर नहीं मिलता है, हमें सिर्फ फिक्स जो है इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो हमें जो है उस कंपनी के ओनरशिप का जो है हमें हिस्सा मिलता है। चलिए और आगे बढ़ें। तो स्टॉक मार्केट में अक्सर दो बातें होती हैं, बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल में देखिए ये सिंग जो है ऊपर की तरफ है, तो जब मार्केट जो है मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हम सिंबल का यूज करते हैं? बुल। और जो बुल बियर जो है यानी भालू जो है वो थोड़ा झुका हुआ है। क्या है? थोड़ा सा झुका हुआ है। तो जब मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती है तो हम क्या बोलते हैं? बियर मार्केट बोलते हैं। तो इस चिन्ह को जो है यूज करके जो है आप आराम से समझ सकते हैं कि हम बुल मार्केट और बियर मार्केट के बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम बात करें करेंसी की। करेंसी क्या है? करेंसी जो है वो जो है मनी का एक रूप होता है, धन का जो है एक जो है रूप होता है, जिसमें कॉइन, सिक्के भी आते हैं और पेपर नोट्स भी आते हैं। प्लास्टिक नोट्स है तो वो भी इसमें आते हैं। आने वाला जो टाइम है वो पेपर नोट्स के बदले जो है वो क्या होगा? प्लास्टिक नोट का होगा। कई देशों में ऑलरेडी जो है वो यूज में भी आ रहे हैं। तो बच्चों समझने वाली बात यह है कि किसी भी गुड्स और सर्विस को जो है अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए हम किसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो है यूज करते हैं? किसको विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते हैं? वो है करेंसी जो है। एक करेंसी से हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है परचेज कर सकते हैं। ये ट्रेड का जो है एक बहुत ही बड़ा बेस है। ठीक है, पहले जब करेंसी नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम होता था। जब हमारे पास गेहूं है, किसी के पास दूध है, तो हम गेहूं और दूध को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन इससे काफ़ी समस्या आती थी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए करेंसी का जो है वो यूज़ किया गया। पर हर देश की करेंसी अलग अलग है। जैसे यूएस की करेंसी को डॉलर कहते हैं, यूरोप की जो ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, उनकी करेंसी को यूरो कहते हैं, जापान की करेंसी को जो है वो येन कहते हैं, रशिया की करेंसी को रूबल कहते हैं, चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं और यूके की करेंसी को जो है पौंड स्टर्लिंग कहते हैं, स्टर्लिंग पौंड कहते हैं। और इन सब का अपना सिंबल है जो आप ध्यान दें। यूके के पौंड का ये सिंबल है, चाइना की युआन का ये सिंबल है, रशिया के रूबल का ये सिंबल है, जापान के येन का ये सिंबल है और यूरो का जो है ई वाला सिंबल है और डॉलर का जो है एस को काटता हुआ सिंबल है। अब हमारे रुपीस का भी सिंबल आ चुका है जो रॉ को काटते हुए है और ये दिया है डी उदय कुमार यानी धर्मालिंगम
उदय कुमार साहब ने जो है इसको जो है डिजाइन तैयार किया था। ये आईआईटी गुवाहाटी के जो है असिस्टेंट टीचर हैं, इन्होंने जो है इंडियन रुपी का जो है साइन जो है वो डिजाइन किया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड की। इसमें फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसके दो भाग होते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी सामान को या सर्विसेज को जो है दूसरे देश को बेचते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो है हम जो है अपना अल्फांसो आम जो है वो हम फॉरेन को बेचते हैं, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। और हम बाहर से क्या मंगवाते हैं? सामान, जब गुड्स और सर्विस खरीदते हैं अदर कंट्री से, ठीक है, हमने क्या किया? परचेज किया, तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड के बैलेंस की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड सरप्लस, इसमें क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रेड सरप्लस। लेकिन एक होता है ट्रेड डेफिसिट, इसमें क्या होगा? इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डेफिसिट। और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ट्रेड डेफिसिट हो, हर देश चाहता है कि ट्रेड सरप्लस हो। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अभी हमें दूसरे देशों से जो है गुड्स सर्विस ज़्यादा परचेज करना होता है, ताकि हम उनको समझ सकें, उनके सामान को जो है समझ सकें और अपने डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। और एक बार जब उनके समाज को समझ जाएंगे, उनके सामान को समझ जाएंगे, फिर हम खुद ही बना सकते हैं। तो इसीलिए जो है शुरू में ट्रेड डेफिसिट होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है ट्रेड सरप्लस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड में जो है कई रोक लगाए जाते हैं, इन्हें बैरियर्स कहते हैं। ये बैरियर्स दो तरह के होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो है क्या करते हैं, उनके कोई सामान अगर हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? हम इसे बोलते हैं टैरिफ बैरियर। तो जो हम उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं उसे हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है कि हम जो है कि उनके ऊपर टैक्स के बदले जो उनका कोटा फिक्स कर देते हैं। जैसे कि भाई आप जो है बाहर से जो है सिर्फ 5,000 जो है फ़ोन ही इंपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों करते हैं? हम बैरियर क्यों लगाते हैं? ताकि हम जो है अपने देश के जो हमारे सामान है उनको हम क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए अपने गुड्स और सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो है हम बाहर से देश से जो सर्विसेज लेते हैं या गुड्स लेते हैं उसके ऊपर जो है बैरियर लगाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बच्चों, हम ग्लोबलाइजेशन की एज में रह रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ठीक है, टेक्नोलॉजी, लेबर, इंफॉर्मेशन जो है विदाउट बॉर्डर जो है वो क्या करते हैं? आपके अप एंड डाउन करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये एफआईआई है। तो एफडीआई में क्या होता है? एफडीआई में जो है जब विदेश से जो है जो पैसा आता है, जो इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसमें जो है हमें साथ में टेक्नोलॉजी भी मिलती है, उसमें जो है हमें जो है क्या मिलता है? वर्किंग कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं। तो एक देश के लिए एफडीआई जो है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। एफआईआई में क्या होता है कि जब विदेश से जो है पैसा आता है और वो जो है हमारे शेयर मार्केट में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कभी भी चाहे वो पैसा जो है ले भी जा सकते हैं, पर्चे डाल भी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। तो एफआईआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट, और जो एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। इस बात को समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफडीआई में जो है ऑनरशिप कंट्रोल होता है बिजनेस का, जो है जैसे कोक, मैकडोनाल्ड, ये जो है विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो जो काम आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जो है पूरा सिस्टम जीरो से, वो स्क्रैच से खड़ा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एफआईआई में क्या होता है कि वो हमारे शेयर मार्केट में आकर जो है क्या कहते हैं? डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर उनको जीरो से जो है स्क्रैच से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए वो कभी भी शेयर मार्केट से पैसा निकाल के जा सकते हैं। लेकिन जब मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके लिए जो है ईजिली यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए एफडीआई जो है हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, और एफआईआई भी जो है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इससे जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारे देश की कंपनियां जो है उसको और अपना एक्सपेंड करने में इसको लगा सकती हैं। प्यारे बच्चों, एक वर्ड है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह है, वहां पर जो है एक बैठक हुई, और उस बैठक में जो है 3 इंस्टीट्यूशन जो है बड़े निकल कर आए। वो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। लेकिन बाद में गैट का नाम चेंज होकर क्या हो गया? डब्ल्यूटीओ हो गया। क्या नाम हो गया उसका? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का काम क्या है? आईएमएफ का काम जो है वो देशों को जो है, जो उसके सदस्य देश जो हैं, उनको लोन देना है। जब कब लोन देना है? जब जो है उनका क्या होता है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती है। जब उनको कोई इंस्टॉलमेंट देना है, इमिडिएटली उनको देना है, उनके पास नहीं है, तब वो कहाँ दौड़ते हैं? सदस्य देश जो है, मेंबर कंट्री जो है, वो IMF की तरफ दौड़ते हैं और वो उनको लोन देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, US में। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बात करें वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी लोन देता है, लेकिन ये लोन देता है गरीबी को दूर करने के लिए, ये लोन देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये जो लोन देता है उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, जो कि US में है, और इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। बच्चों, अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, और ट्रेड करने में जो मेंबर जो कंट्रीज होती हैं, उनको जो भी ट्रेड करने में जो प्रॉब्लम आती है उसको ये दूर करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? GATT था, लेकिन अब क्या हो गया? WTO हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, वो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन। बच्चों, तो क्षेत्रीय संगठन जो होते हैं, इनके 4 स्टेजेस होते हैं: PTA, FTA, कस्टम यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन। तो PTA क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। इसमें जो सदस्य देश जो होते हैं वो अपने एरिया में, मतलब जिसके वो मेंबर हैं, ठीक है, उसको जो है ट्रेड करने में दूसरे देशों के कंपैरिजन में प्रेफरेंस देते हैं, और उनके ऊपर जो है ड्यूटी यानी कि जो टैक्स जो है वो भी कम लगाते हैं। तो इस तरह से जो है ट्रेड काफ़ी बढ़ता है। अगला स्टेज होता है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें जो है जो ट्रेड करते वक्त जो है क्या करते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, जो टैक्स लगाते हैं दूसरे के सामान पर, वो जो है या तो खत्म कर देते हैं या बहुत ही कम कर देते हैं, और इससे जो है PTA के कंपैरिजन में FTA में जो है और ज़्यादा मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं CU की, कस्टम यूनियन की। इसमें क्या है कि जो सदस्य देश जो होते हैं उनका जो है कॉमन जो है वो कस्टम पॉलिसी होती है, कि वो जो है दूसरे देशों से जब ट्रेड करते हैं तो एक साथ ही डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे सदस्य देशों से आप जो है ट्रेड करेंगे तो आपको जो है कैसा जो है वो टैक्स देना होगा, कितना टैक्स देना होगा, कम देना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो ये एक साथ ही डिसाइड होता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट जो है वो है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है कि बाजार एक हो जाता है, करेंसी एक हो जाती है, सभी सदस्य देश जो हैं अपना सामान जो है किसी भी दूसरे देश के मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो है मैं बात करूं सार्क की, तो जो सार्क जो है पहले वहाँ पर PTA था, तो मतलब जो सार्क के मेंबर जो थे उन्हें एक दूसरे से ट्रेड करते वक्त प्रेफरेंस देना पड़ता था दूसरे देशों के मुकाबले। अब फिर अगला स्टेज आता है FTA। इसमें जो है जो सदस्य देश हैं जब एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो वो जो है क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कम से कम ड्यूटी लगाएंगे, कम से कम टैक्स लगाएंगे। फिर आया कस्टम यूनियन, जो कि अभी तक नहीं आया है, ये अगला स्टेज है। अभी हम जो है इसी 2 स्टेज पर हैं। कस्टम यूनियन, जब कस्टम यूनियन हो जाएगा तो सार्क देशों का जो एक कस्टम यूनियन बनेगा, और बाकी जितने देश जो हैं वो जब सार्क से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उनके लिए जो है क्या ट्रेड पॉलिसी होगी वो एक ही जगह बनाई जाएगी। फिर लास्ट में आ जाएगा इकोनॉमिक यूनियन। जब इकोनॉमिक यूनियन वाली स्टेज को जो है सार्क अचीव कर लेगा, तब जो है भारत जो है वो अपना माल पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं भी जो है बेच सकता है, और उनकी जो है करेंसी भी जो है सदस्य देशों की एक हो जाएगी। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन, उनकी जो है करेंसी क्या है, यूरो। तो जो भी आपके यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं उन सब की जो है मोस्टली देशों की करेंसी क्या है, सेम है, कॉमन है, उसका नाम क्या है, यूरो। तो इस तरह से पहले होता है PTA, फिर होता है FTA, फिर होता है कस्टम यूनियन, और फिर होता है इकोनॉमिक यूनियन। इन चीज़ों को आप ढंग से याद कर लें, UPSC में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को इतने समय के साथ इतना मन लगाकर आपने देखा, आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और आप लोग एक और रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप चाहते हैं अगर कि किसी टॉपिक पर वीडियो जो है आप चाहते हैं कि हम बनाएं, तो आप जो है कमेंट में उसके बारे में बताएं, ताकि हम जो है उस टॉपिक पर वीडियो जो है बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।